को स्टार्ट इंस्टॉल करना वगैरह देखा था VS कोड में। अच्छा, पहले तो बहुत सारे लोग कर नहीं रहे हैं। देखो ट्राई कर लो इस चीज़ को थोड़ा सा। विनायक ने कुछ यहाँ पे सेंड किया है, देखते हैं क्या सेंड किया है, क्या ही सेंड किया है। गेटिंग नोस्ट्रल डिटेल द CSV। क्या सेंड किया है विनायक आपने? स्टूडेंट रिकॉर्ड। ओह, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। वो प्रोजेक्ट था आपका, किसी ने क्रिएट नहीं किया उस प्रोजेक्ट को, सिर्फ एक विनायक ने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है और किसी ने क्रिएट भी नहीं किया है। तो सारे लोग क्रिएट करो, ठीक है? सारे लोग क्रिएट करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से गिटहब के अंदर डाल दो उस चीज़ को। ओके, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं नमपाई के अंदर। नमपाई के अंदर हमें क्या करना है? नमपाई 2.2। तो देखते हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो थोड़ा सा देखते हैं इंटरेस्ट किस तरीके से आपको लेके आ सकते हैं इस चीज़ में। देखो मैंने आपको इंटरेस्ट आएगा करके तो आपको पाईचान मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। ओपन हो जाए भाई, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओपन हो गया, 2 बार ओपन हो गया क्या? सो पाईचाम इज नाउ ओपन। लेट्स सी, कल हमने आपको प्रोजेक्ट बनाना बताया था इसके अंदर। VS कोड के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है? VS कोड के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये बस एक और तरीका है ताकि मैं आपको विजुअली थोड़ा अच्छे तरीके से दिखा पाऊँ, इसलिए यूज़ करता हूँ बस, ठीक है? और इन सभी को मैं एक साथ डिलीट कर पाऊँ ऐसा कुछ ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ मैं यहाँ पे। कस्टमाइज टूल बार, पहले तो इसको हटाते हैं। इन सभी को एक एक करके हटाया नहीं जा सकता क्या? एक एक करके तो बहुत टाइम लग जाएगा यार। तो कल हमने देखो बहुत सारी चीज़ें देखी थी इसके अंदर, मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा और रिपीट करूंगा। नंपाई का मतलब होता है न्यूमेरिकल पाइथन। सबको साथ में कैसे डिलीट करते हैं? नहीं हो रहा क्या? कुछ तो तरीका होता होगा सभी को डिलीट करने का, मुझे मिल नहीं रहा वो तरीका कैसे होता है। चलिए ठीक है, मैं यहीं पे आ जाता हूँ, बहुत सारी लाइन है, ठीक है? सबसे नीचे आते हैं। नंपाई को इंस्टॉल करना मैंने आपको बताया था। अगर इसके अंदर हो आप कॉन्डा की हेल्प जिसको कर रहे हो तो ऐसा लिखना पड़ता है, कॉन्डा इंस्टॉल नमपाई, ठीक है? इस तरीके से, क्योंकि नमपाई आपको बाय डिफॉल्ट पाइथन के अंदर नहीं मिलता, ठीक है? आपको एक्सटर्नली इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि किसी और ने वो लाइब्रेरी लिखी हुई है, जैसे हमने पहले देखा था पैकेजेस वाली क्लास के अंदर अपनी, कि किस तरीके से ये काम होता है हमारा। तो किसी और ने इस काम को किया है, हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं किया है तो आप कर लो, ठीक है? आप चलते हैं नोट्स के अंदर। किसी का प्रीवियस क्लासेस से कोई डाउट तो नहीं है ना? और वैसे बहुत सारे लोगों ने यूज़ ही नहीं किया, डाउट्स क्या होंगे? मेजोरिटी लोगों ने यूज़ ही नहीं किया, और आज यूज़ करके देखना, ठीक है? सीखने में कोई बुराई नहीं है। इस तरीके से तो थोड़ा सा, और आज हम प्रीवियस में ही चल रहे हैं, पाइथन से ही स्टार्ट कर रहे हैं आज भी। व्हाट डू वी ऑलरेडी नो? हमें ऑलरेडी क्या पता है? कल वाली स्लाइड्स ओपन नहीं कर दी मैंने, वेट, कल वाली नहीं। सो व्हाट डू वी ऑलरेडी नो, पाइथन के अंदर हमें क्या पता है कि पाइथन के अंदर आपके पास बेसिकली लिस्ट होती हैं। ये तो सभी को पता है ना कि पाइथन के अंदर हमारे पास लिस्ट होती है। इसमें तो किसी का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मेरे पास इस तरीके से लिस्ट होती थी कि L1 इज इक्वल टू 3,3,6,7, इस तरीके से। अब ऐसा नहीं है कि आप ये जो आपने जुपिटर नोटबुक बनाई या फिर पाईचार्म यूज़ कर रहे हो, इसके अंदर नॉर्मल पाइथन यूज़ नहीं हो सकता। हो सकता है बिल्कुल, जैसे मैंने यूज़ किया है। इसको मैं रन करूँगा तो क्या होगा? स्टार्टिंग योर जुपिटर सर्वर, एक सर्वर के अंदर आपकी फाइल्स रन होती हैं, आप लाइन बाय लाइन आपको कोड, आप जो कोड है उसको रन कर सकते हो। ये फीचर आपको प्रोवाइड करता है जुपिटर नोटबुक, ठीक है? ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है, इसने कुछ कुछ बताया हमें। अब इसको प्रिंट करना चाहो तो कैसे? कोड, न्यू लाइन आ जाएगी एंड यहाँ पे L1। तो मैं जैसे ही L1 ओ शिफ्ट एंटर, तो यहाँ पे मेरी ये लिस्ट प्रिंट होके आ गई, दैट इज़ 336 एंड 637। तो ये तो एक पाइथन की लिस्ट थी जो कि हमें पता है। यू कैन स्टोर नंबर्स, स्ट्रिंग्स, इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो किसी भी लिस्ट के अंदर, पाइथन के अंदर। बट अगर आपके पास एक ऐसा यूज़ केस आता है कि एट 5 बोनस मार्क्स टू एवरी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लेट्स से स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, इन सभी को 5-5 नंबर एक्स्ट्रा देने हैं, ठीक है? तो ये कैसे करोगे आप? मल्टीप्लाई ऑल प्राइसेस बाई 1.184 टेक्स्ट। मान लीजिए आपको
1.18% टैक्स लगाना है, तो सारी वैल्यूज़ को 1.18 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कैसे कर सकते हो? क्विकली गेट द एवरेज ऑफ मार्क्स, ये सारे के सारे मार्क्स का आपको एवरेज चाहिए। तो ये सारे ऑपरेशन मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि भाई L1+5, इसको मैं शिफ्ट एंटर कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या कहता है। वो कह रहा है कि टाइप एरर, कि इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरी एक नॉर्मल लिस्ट है, नॉर्मल लिस्ट के अंदर मैं इस तरीके के काम नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरीके के जो न्यूमेरिकल काम है हमारे, ठीक है, जो लिस्ट के केसेस में आपको ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो ये सारे काम आपका कौन करता है? नमपाई। द प्रॉब्लम विद दिस, हमने अभी देखा कि मार्क्स+5 अगर मैं करूँ तो ये हमें एक एरर देता है, क्योंकि आप इस तरीके का काम यहाँ पर नहीं कर सकते हो। टू डू दिस यू नीड अ लूप और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, आपको क्या चाहिए? या तो आपको लूप चाहिए। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, इसको देखना आप लोग। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, जो आपने टपल्स के अंदर यूज़ किया था ना, जो आपके पास मल्टीपल टपल्स थे, कि फॉर की कॉमा वैल्यू, इस तरीके की चीज़ें हैं, इसको देखना थोड़ा सा। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा करना है तो बेसिकली आपको लूप यूज़ करना पड़ेगा। बिना लूप के नहीं पॉसिबल है कि आप हर वैल्यू के अंदर 5 को ऐड कर पाओ, या फिर मैप यूज़ करो, ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन बिना मैप वगैरह के आप इसको नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओके, ये हमने कर लिया। अगर हमने एक लूप चलाया जैसे, दिस वर्क्स बट बिकम्स हार्डर। ठीक है, ये काम तो कर जाएगा कि आपने नई लिस्ट बनाई, एक लूप चला लिया, ये काम तो करेगा, लेकिन यू हैव थाउजेंड्स ऑफ नंबर, अब आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। मेमोरी एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, यू वांट टू डू कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं, तो एक लूप के अंदर इतने सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस बहुत एफिशिएंटली नहीं हो सकते हैं। यू केयर अबाउट स्पीड एंड मेमोरी। ठीक है, अब एक लूप चला रहे हो तो लूप में टाइम लगता है, क्योंकि क्या करना है, लूप ने तो क्या करना है भाई, एरे के अंदर या फिर लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं, सबके अंदर जाना है एक एक करके, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। लैप आपका जो कंप्यूटर है बहुत फास्ट होता है, बट स्टिल कुछ ना कुछ टाइम तो लगता है ना। बहुत बड़ा एरे हो गया तो उस केस में और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी हमारे पास पाइथन के साथ, मतलब पाइथन लिस्ट के साथ। समय ये कल भी हमने ये डिस्कस किया था। अभी तक पाइथन की प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है? ये मैंने कल वाला भी यही बताया था सभी को, मैं कल का ही स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने आज का तो कुछ नया बताया ही नहीं अभी तक। पाइथन के अंदर प्रॉब्लम समझ में आई? पहले ये बताओ पहले तो। नमपाई यूज़ करने से पहले नमपाई क्यों यूज़ करना है ये क्लियर होना चाहिए, कि वाई नमपाई, यस और नो। इसके अंदर आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ, क्या यूज़ केस में मतलब नहीं कर सकता वहाँ पे? यस और नो सब बताओ कि पाइथन लिस्ट के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम आई, नॉर्मल पाइथन के अंदर कैसी क्या प्रॉब्लम आई कि मुझे एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी लानी पड़ती है नमपाई नाम से, और मुझे कुछ कुछ ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। ठीक है, आई थिंक प्रॉब्लम सभी को समझ में आती है कि आप कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक चीज़ आती है एरे, नमपाई एरे। नमपाई तो आपको पता है एक पैकेज है, एक लाइब्रेरी है। न्यूमेरिकल पाइथन, इसका फुल फॉर्म क्या है? न्यूमेरिकल पाइथन। न्यूमेरिकल पाइथन एरे क्रिएशन। अब एरे क्या होता है, एरे समझते हैं थोड़ा सा। लिस्ट क्या होती है, एरे क्या होता है, ये दो कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहे हैं। अब लिस्ट तो हमें पता है पाइथन के अंदर कहाँ गया, दो टर्म्स आ रही है मेरे पास। एक आ रही है लिस्ट। लिस्ट कैसी दिखती है? लिस्ट कुछ दिखती है ऐसी, कुछ मतलब एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, लेकिन लिस्ट एक्चुअली में ऐसी दिखती नहीं है जैसे मैं बना रहा हूँ। ये हमारा एरे है, चलो ठीक है, ये एरे है। लिस्ट अभी बना के दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर कुछ मेरे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये मेरी एक क्या है, लिस्ट नहीं है। ठीक है, लिस्ट नहीं है, ये एरे, इसको हटाओ। अभी पहले लिस्ट की बात करते हैं, क्योंकि हमें पहले लिस्ट के बारे में बताया ना। तो ये मेरी एक लिस्ट है, ठीक है, मतलब मेमोरी के अंदर किस तरीके से स्टोर्ड है वो समझा रहा हूँ आपको। ये एक लिस्ट है हमारी, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ है जैसे कि 1, 45, 67, 89, ये कुछ चार वैल्यूज़ है मेरी लिस्ट के अंदर, हमने अभी तक देखा है। तो ये क्या होता है ना, ये हमारी एक लिस्ट हो गई। ये चार, ये हमारी रैम हो गई, ये हमारी रैम है पूरी की पूरी। इसके अंदर कहाँ स्टोर्ड होगा, लेट से 1 यहाँ पे स्टोर्ड है, 45 यहाँ स्टोर्ड है, और क्या क्या वैल्यू है, चार वैल्यूज़ है। तो चार इस तरीके से मेरी कहीं पर भी रैंडमली स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, कि लेट से 1 यहाँ स्टोर हो गया, 45 यहाँ स्टोर हो गया, 67 यहाँ स्टोर हो गया, और 89 यहाँ स्टोर हो गया। अब मेमोरी के होते हैं कुछ कुछ एड्रेसेस, मेमोरी के क्या होते हैं कुछ कुछ एड्रेसेस। अब वो एड्रेसेस क्या होते हैं, जैसे लेट से इसका एड्रेस था। अब क्योंकि अगर मेरे इंटरप्रेटर को एक्सेस करना है ना इन वैल्यूज़ को, जैसे मैं लिख देता हूँ कि प्रिंट L1, तो L1 को कहाँ से लेके आ रहा है, मेमोरी से लेके आ रहा है। मेमोरी में से कैसे ला रहा है, मेमोरी में होता है मेमोरी एड्रेस। ठीक है, क्या होता है मेमोरी एड्रेस, कि हर वैल्यू के पास उसका अपना एक एड्रेस है। तो वो एड्रेसेस होते हैं, वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं वो एड्रेसेस,
बट अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि इसका एड्रेस 100 है, इसका एड्रेस 789 है, इसका एड्रेस कितना है 567 है। तो अब आपको एक दिख रहा होगा यहाँ पे कि कोई भी कॉमन पैटर्न नहीं है इन सब के बीच में, ठीक है, कि कोई सी भी वैल्यू रैंडमली कहीं पर भी पड़ी हुई है। ये 100 पे है, 789 पे है, 567 पे है, ये 543 पे है। किसकी बात कर रहा हूँ, पाइथन लिस्ट की बात कर रहा हूँ। अगेन इस चीज़ को ध्यान देना है, नमपाई एरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, पाइथन लिस्ट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात चल रही है अभी, पाइथन लिस्ट। तो पाइथन लिस्ट के अंदर क्या है, कोई सी भी वैल्यू मेरी कहीं पर भी स्टोर्ड है। अब मैंने कहा जैसे कि इस लिस्ट को प्रिंट करना है, तो वो क्या करेगा, जो हमारा इंटरप्रेटर है पाइथन है, वो कहाँ जाएगा, पहले 100 एड्रेस पे जाएगा, 100 एड्रेस के बाद 789 पे जाएगा, लेट से 789 के बाद 567 में जाएगा। तो इस तरीके से इन इंडेक्सेस के बीच में, इन एड्रेसेस के बीच में आइटरेट करने में एक माइन्यूट सा टाइम तो लगता ही है ऑब्वियसली, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही टाइम लगता, कुछ टाइम तो लगता है ना। तो इसी केस में अगर मेरे पास बहुत बड़ा एरे हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा एरे, तो कोई सी भी वैल्यू कहीं पर भी स्टोर होगी तो उनको वापस लाने में टाइम लग जाएगा लिस्ट के अंदर, ठीक है, क्या हो जाएगा, वापस लाने में टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हमारी मेमोरी एफिशिएंट नहीं होती है कौन, पाइथन की लिस्ट, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर आप मल्टीपल टाइप की वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकते हो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी के लिए ऐसे आप समझ सकते हो इसको। अब ये है हमारा नमपाई एरे, ये कौन है, नमपाई एरे, दिखता लिस्ट जैसा ही है, ठीक है, 123 56 87, ये क्या है, ये मेरा नमपाई का एक एरे है, ये जो दिख रहा है आपको। यहाँ पर भी वैल्यूज ऐसे मतलब स्टोर होंगी, ये भी मेरे पास मेमोरी बॉक्स है 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं और स्टोर हो रहा है, ये भी रैम के अंदर ही स्टोर हो रहा है। अगर मैं रैम थोड़ी सी बना लूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, एक रेक्टेंगल, तो ये हमारी रैम के अंदर ही बन रहा है, ये कोई बाहर नहीं बन रहा है, ये भी रैम के अंदर ही है। लेकिन यहाँ पर है क्या कॉन्सेप्ट हमारा, कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन, ठीक है, सारे के सारे क्या हैं, एक साथ है। कि अगर इस वैल्यू का एड्रेस हमारा 100 है, कितना है इसका एड्रेस 100, तो इसके बगल वाले का डेफिनेट है कि जितना भी मतलब आपका साइज होगा इंटीजर का, क्योंकि एरे के अंदर एक कॉन्सेप्ट और होता है कि आप सिर्फ एक एक डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करोगे, या तो सारे के सारे नंबर्स, या फिर सारे के सारे स्ट्रिंग्स, या फिर सारे के सारे बूलियंस, इस तरीके से। तो अगर यहाँ पर 100 है और मान लीजिए हमारा इंटीजर 4 बाइट्स की स्पेस लेता है, तो नेक्स्ट वैल्यू मेरी कंफर्म है कि वो कहाँ पर आएगी, नेक्स्ट वैल्यू मेरी कंफर्म है कि वो सॉरी 104 पे आएगी, कहाँ पर आएगी 104 पे, ठीक है, मेमोरी एड्रेस के अंदर कहाँ पर आएगी 104 के अंदर। और ये यहाँ पे भी चला गया, ठीक है, 104 के अंदर आएगी। क्यों, क्योंकि इंटीजर मेरा 4 बाइट्स का स्पेस लेता है, ठीक है, कितना लेगा स्पेस, इस ब्लॉक ने 4 बाइट्स का स्पेस लिया होगा। तो अब मेरे नंपाई एरे को पता है कि अगला एलिमेंट मुझे कहाँ से लेके आना है, बस +4 कर देना है। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है कि 100 है तो फिर 789 पे जाना पड़ सकता है, फिर 567 पे आना पड़ सकता है। यहाँ पे इसे पता है कि भाई 4 4 बाइट्स का स्पेस है, तो मेमोरी के अंदर अगर मैं अभी 100 पे हूँ, तो मेमोरी के अब 104th एड्रेस पे चलेगा, अगला एलिमेंट कहाँ मिलेगा, 108 पे मिलेगा। इसी तरीके से अगर 4 4 स्पेस आप ले रहे हो, तो इस तरीके से आपका ये नंबर्स को फाइंड करना, वैल्यूज़ को फाइंड करना काफ़ी आसान हो जाता है, काफ़ी फास्ट हो जाता है। क्योंकि अब इंटरप्रेटर को पता है ना सारी की सारी वैल्यू कॉन्टिग्युअस है, एक एक करके जाओ निकाल के लाओ दे दो, ये चीज़ है। तो पाइथन लिस्ट को क्यों यूज़ नहीं करना है, नंपाई एरे की नीड क्या है, ये फास्ट क्यों है, क्या ये क्लियर है। क्लियर, मैंने कहा कि भाई नंपाई एरे फास्ट होते हैं, तो कैसे फास्ट होते हैं, क्लियर है सभी को, कि वाई नंपाई एरेज आर फास्ट कंपेयर टू अ लिस्ट। एरे रिपीट कर दो, ठीक है, देखो एरे में क्या होता है, लिस्ट तो सभी को समझ में आ गई ना। लिस्ट के अंदर अगर मेरे पास 4 वैल्यूज़ हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं कि 4 की 4 वैल्यूज़ ऐसे कहीं हवा में स्टोर होंगी, 4 वैल्यूज़ के लिए 4 अलग अलग मेमोरी स्पेसेस चाहिए, कहाँ पे चाहिए, रैम के अंदर। तो रैम के अंदर 4 ब्लॉक्स मेरे बन जाएंगे, 1 2 3 4 4 ब्लॉक्स बन गए। इन 4 ब्लॉक्स के अंदर मेरे पास वो 4 की 4 वैल्यूज़ स्टोर होंगी, लेट से यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 67 है, यहाँ पे 89, ठीक है। तो लिस्ट सभी को समझ में आता है। और अब मैं अगर इन वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो पहले मैं 100 एड्रेस पे जाऊँगा, फिर मैं 789 एड्रेस पे जाऊँगा, फिर मैं 567 पे जाऊँगा। इसको आप ऐसे समझो ना कि आप मान लीजिए एक डिलीवरी बॉय है, आपको इन 4 घरों में क्या करना है, कोई पैकेज को डिलीवर करना है, ठीक है, इन 4 घरों में, इन चारों का क्या है मतलब, अलग अलग पैकेजेस है, 4 पैकेजेस आपको डिलीवर करना है। तो आप कैसे जाओगे, पहले आप 100 के पास जाओगे, लेट से आप बहुत एफिशिएंट वे में चलते हो, लेट से पहले आप 100 के पास गए, फिर आप 543 के पास आए क्योंकि इसका पैकेज था, लेट से, ठीक है, आपने कहा पहले मैं नज़दीक वाले को दिखाता हूँ, आप 543 के पास गए, फिर 567 के पास गए, फिर 789 वाले एड्रेस के पास गए। तो स्टिल ये एक बहुत बड़ा पाथ है हमारा, इवन मैंने शॉर्टेस्ट पाथ लिया कि सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट स्टिल इस डिलीवरी बॉय को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैवल मेरा करना पड़ रहा है। क्यों,
क्योंकि इनके एड्रेसेस अलग अलग हैं कि भाई इसका घर 100 पे है तो अगले का 543 पे है, उसके अगले का 567 पे है, उसके अगले का 800 पे है, उसके अगले का 900 पे है, ऐसे। लेकिन वहीं पे आप डिलीवरी बॉय यहाँ पे भी हो, यहाँ पे क्या है, इन सभी घरों के क्या है आपके पास पैकेजेस अलर्ट से, ठीक है, इन सारे के सारे घर। वेट, इस पेन को कैसे हटा सकते हैं, वेट। तो मान लीजिए इन सभी घरों का भी आपके पास क्या है, पैकेजेस हैं बेसिकली, इस वाले घर का भी है, इसके अगले वाले का भी है। और यहाँ पे बट एक चीज़ हमारी क्या है स्ट्रक्चर में है कि अगर एक घर मेरा 100 पे है तो अगला उसके 4 किलोमीटर पे होगा। लेट से 4 किलोमीटर मान लेते हैं, 40 मीटर मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, अभी के लिए 4 किलोमीटर मान लेते हैं। तो मुझे पता है कि अगला घर 4 किलोमीटर में होगा, तो मेरे लिए आसान नहीं होगा कि मैं पहले 100 वाले का डिलीवर करूँगा, फिर मैं 104 वाले का डिलीवर करूँगा, फिर 108 वाले का, फिर 12 वाले का। तो ऐसे क्या होगा, काफ़ी एफिशिएंट हो गया मेरा काम, मैं काफ़ी फास्ट कर पाया काम को इस तरीके से, है ना। तो यही मॉडल आपका कौन फॉलो करता है, रियल लाइफ में भी फ्लिपकार्ट अमेजोन भी फॉलो करते ही होंगे आई थिंक, ठीक है। कि जो घर ज़्यादा से ज़्यादा जो घर नज़दीक हैं उनके पैकेजेस को एक साथ रखो, ठीक है। लेट से मार्केट के 10 पार्ट आपने बनाए या फिर 2 पार्ट आपने बनाए, मार्केट में 2 जगह से लोग क्या करते हैं, या फिर किसी शहर में, किसी सिटी में 2 ब्लॉक्स में वो डिवाइड कर देंगे किसी भी शहर को, लेट से एग्जांपल। तो वो क्या करेंगे, एक सिटी के मतलब एक पार्ट के जो पैकेजेस हैं उनको एक साइड रखेंगे, एक पार्ट वालों को एक साइड रखेंगे। तो इससे क्या होगा, एफिशिएंट होगा उनका काम, ठीक है। कि अगर एक डिलीवरी बॉय यहाँ जा रहा है तो यहाँ पर वो फटाफट डिलीवर कर पाए। तो यही काम है यहाँ पे भी, कि अब आपको पता है कि सारे के सारे एड्रेसेस आपके कंटिन्यूअस हैं, 4 4 की स्पेस लेते हैं या फिर जितना भी इसका स्पेस हो, ठीक है। स्ट्रिंग का स्पेस हो सकता है 8 हो, 16 हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपका काम फास्ट हो रहा है बस। अब आपको समझ में आया। एरे 1 बाई 1 एग्जीक्यूट कर रहा है, 1 बाई 1 एग्जीक्यूशन नहीं कहेंगे, मैं कहाँ पर स्टोर हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 बाई 1 तो लिस्ट के अंदर भी 1 बाई 1 ही जाओगे, लिस्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि हवा में जाओगे, उसके अंदर भी 1 बाई 1 ही जाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस एड्रेसेस आपके एक इक्वी डिस्टेंट होंगे, कि अगर इन दोनों के बीच का 4 डिस्टेंस है तो उसके अगले 2 एलिमेंट्स का 4 ही डिस्टेंस होगा, उसके अगले 2 एलिमेंट्स का भी 4 डिस्टेंस होगा। यहाँ पे कोई कंफर्म है क्या, 100 और 789 आ गया, फिर 789 और 567 आ गया, कोई मतलब कंफर्म डिस्टेंस नहीं है बीच में। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि पाइथन लिस्ट क्यों यूज़ नहीं करनी है, नंपाई एरेज क्यों यूज़ हमें करने होते हैं। अब आपको जब छोटी लिस्ट यूज़ करोगे ना 4 5 वाली लिस्ट के साथ, कोई आपको अंतर नहीं मिलेगा, आप कहोगे ये तो दोनों सेम वर्क कर रहे हैं। लेकिन जब मिलियंस ऑफ डेटा आता है ना, तब एक्चुअल में फ़र्क पता चलता है, ठीक है। अब मिलियंस ऑफ डेटा में क्या होगा, आपको एक एक करके इन एड्रेसेस में जाना है कि पहले 100 पे, 789 पे, 567 पे, ऐसे। तो इसमें तो टाइम लगेगा। वहीं पर अगर मेरे पास सारे के सारे क्या होते हैं, कंटिग्यूस होते हैं, तो कितना फास्ट हो जाता है मेरा काम। मतलब कुछ टाइम तो लगता ही ऑब्वियसली, लेकिन इससे तो कम ही लगता है, इतना तो मुझे पता है, इससे तो कम ही लगने वाला है। तो ये चीज़ है। तो ये है मेरे नंपाई एरेस को क्यों यूज़ करना है। सो नंपाई एरे हमने अच्छे से देख लिया है। तो अब हमारे पास मेथड होता है कि np.array करके एक मेथड है कि कन्वर्ट अ पाइथन लिस्ट इनटू अ नंपाई एरे। अब आपके पास जो एक लिस्ट है ना, उसको एरे में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, इसके लिए आपके पास एक मेथड है। अब np क्या है, np कुछ नहीं है, हमने देखा था इंपोर्ट के बारे में, इंपोर्ट नंपाई, नंपाई मैंने डाउनलोड किया था, नंपाई एज एन पी करने से क्या होता है कि अब मुझे बार बार नंपाई डॉट नहीं लिखना पड़ेगा, सिंपली एन पी डॉट लिखूंगा कि मैंने नंपाई का नाम अपने लिए एन पी रख दिया, ठीक है। सिर्फ अपने लिए, इसको नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन मुझे फिर नंपाई डॉट एरे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एन पी डॉट एरे लिखना पड़ेगा। तो ये काम है हमारा। तो मैं नई लाइन लेके आता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कि एर 1, ये वेरिएबल का नाम है। मैं लिखूँगा इस तरीके से कि एन पी डॉट एरे, इस तरीके से, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये मेरा एन पी डॉट एरे, इसके अंदर ये लिस्ट दिख रही है, ये तो लिस्ट ही है ना, 1 2 3 4 5 तो लिस्ट है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ये एरे में कैसे कन्वर्ट हुई, हमारे पास एक मेथड होता है नंपाई के अंदर एन पी डॉट एरे करके। तो किसी लिस्ट को अगर एरे के अंदर कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप यूज़ करते हो एन पी डॉट एरे, जो भी आपने जैसे भी इंपोर्ट किया हो। तो ये हो चुका है हमारा। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं कैसे प्रिंट करेंगे, एर 1। तो आपको दिख रहा होगा अब यहाँ पे एरे लिख के आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है, एरे। तो अब हमारा एरे बन चुका है, मतलब कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में मेरी जो वैल्यूज़ हैं सारी की सारी स्टोर हो रही हैं। तो लिस्ट से एरे बनाने का काम बहुत सिंपल होता है। तो ये हमने कर लिया। दिस इज हाउ यू टर्न अ लिस्ट इनटू अ नंपाई एरे। रियल लाइफ यूज, स्टोर मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स, प्राइसेस ऑफ 3 प्रोडक्ट्स और मंथली एक्सपेंसेस, कुछ भी स्टोर कर सकते हो, आपके ऊपर है कम्प्लीटली। अब एक फंक्शन है हमारे पास एन पी डॉट ए रेंज। अब बस इन एरेज को बनाने के अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। अब चीज़ सेम है, एरे बनेगा बस, ठीक है।
कॉन्सेप्ट सेम है, एरे बनेगा। अब एरे में किस तरीके की वैल्यूज़ होंगी, ये बस आप कुछ भी बना सकते हो फिर तो। आप एन पी डॉट ए रेंज से क्या होता है, ये अरेंज नहीं होता है, पहले मैं भी इसको अरेंज पढ़ रहा था, लेकिन ये एन पी डॉट ए रेंज होता है। एन पी डॉट ए रेंज, अगर मैं एन पी डॉट ए रेंज 10 लिख दूँ ना, तो 0 से 9 तक आई थिंक मेरे पास एरे बन जाएगा। देखो एक एरे बना जिसके अंदर वैल्यूज़ कहाँ से हैं, 0 से 9 तक। लूप के अंदर पढ़ा था ना आपने, रेंज फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जाता था, जो वैल्यूज़ देते थे -1 तक। अगर मैं स्टार्टिंग वैल्यू दे दूँ तो ये 1 से 9 तक जाना चाहिए, गया 1 से 9 तक। तो जैसे रेंज फंक्शन काम करता है, वैसे ही एरे रेंज बोल सकते हो आप इसको। क्या बोल सकते हो, एरे रेंज। कि आपको कुछ वैल्यूज चाहिए रैंडम, तो ऐसे ला सकते हो आप। हाँ ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे क्रिएट नंबर्स फ्रॉम 1 to 7 लाइक पाइथन्स रेंज बट रिटर्न्स एन एरे, आपको क्या मिलेगा, एक एरे मिलेगा। क्या कर सकते हो आप इससे रियल लाइफ यूज़, कि डेज ऑफ द वीक्स, रोल नंबर्स और जनरेटिंग टेस्ट आईडीज ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब आपको मान लीजिए रोल नंबर जनरेट करने थे, या फिर रोल नंबर के लिए एक एरे चाहिए था स्टूडेंट्स का। आपको पता है कितने स्टूडेंट्स होने वाले हैं, आपको पता था 100 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं लिख दूंगा 101, या फिर 1001 कर देता हूँ चलो। एक से मेरे पास 1000 तक सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी एक एरे के अंदर। बट आ गई सारी की सारी वैल्यूज़, कहाँ आई, देखो बना 1000 तक। तो इस तरीके से आप एरेस को बना सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि मेरे रोल नंबर्स आ गए स्टूडेंट के, एक एक करके 681 585 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ बहुत अच्छे फीचर्स आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। इससे आउटपुट मेरा क्लियर हो जाता है अगर यूज़ कर रहे हो पाईचार्म को। और हमारे पास क्या मेथड है, एक एन पी डॉट ज़ीरोज़, एक होता है मेरे पास एन पी डॉट ज़ीरोज़ करके। अब ज़ीरोज़ कितने ज़ीरोज़ चाहिए ये बताना होता है हमें, कि एक एरे बनेगा उसके अंदर 10 ज़ीरो होंगे, 11 ज़ीरो होंगे, 0 0 0 0 0 0 इस तरीके से। ठीक है, तो ये ज़ीरोज़ वाला मेरा कहाँ काम आ सकता है, क्या लगता है आपको ज़ीरोज़ वाला किसी क्रिकेट टीम की स्कोर में काम आ सकता है, मुझे लग रहा है। कौन सी क्रिकेट टीम है वो, क्रिकेट टीम के अंदर 11 प्लेयर है ना, उन 11 के 11 का मैंने एक एरे के अंदर उनका स्टोर स्टोर किया, स्कोर स्टोर किया, कि सबका जीरो स्कोर है, या फिर आप कह सकते हो कि सभी का इनिशियली जीरो स्कोर है। अच्छा ऐसी कौन सी टीम होगी ये बताओ, जीरो में डॉट क्यों आ रहा है, कॉमा से जीरो में डॉट क्यों आ रहा है, कहाँ पे जीरो। अब वो कह सकते हैं आप 0.0 लिखना चाह रहे होंगे, वो अब वो कैसे ही दिखे आपको, उससे क्या करना है, वो जीरो है हमारा। ठीक है, वो ऐसे समझो कि 0.0000 ऐसा लिखा हुआ है, ये चीज़ आपकी। तो मान लीजिए कोई क्रिकेट टीम है, उनका इनिशियली सभी का स्कोर क्या होगा, जीरो होगा। तो एक एरे बना लो कि हाँ भाई 11 बंदे हैं, इन सभी का इनिशियली स्कोर कितना कर दो, जीरो कर दो। तो बस एरे क्रिएशन के मेथड है बस अलग अलग, और कुछ नहीं है, कुछ कंफ्यूजिंग है ही नहीं इसके अंदर। अब है हमारे पास एन पी डॉट फुल, क्रिएट एन एरे विद अ फिक्स्ड वैल्यू, क्रिएट एन एरे विद अ फिक्स्ड वैल्यू। क्या मान लीजिए, इसका एग्जांपल मुझे आप दोगे, रियल लाइफ एग्जांपल। मैं कह रहा हूँ कि एन पी डॉट एरे, अच्छा सॉरी एन पी डॉट फुल की 5 वैल्यूज़ और सभी के अंदर 50,000। तो इसका क्या यूज़ हो सकता है मेरा बताओ। मेरे पास क्या होगा, 5 वैल्यूज़ आएंगी जिनके अंदर सभी के अंदर सेम वैल्यू होगी, जो मैंने यहाँ पे दिया 50,000। 5 वैल्यूज़ है, सभी के अंदर 50,000 हो गया। तो कहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप इस चीज़ को, जैसे मैंने कहा जीरो को तो मैं क्रिकेट प्लेयर्स के स्कोर में यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं इसको कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, कि भाई 5 लोगों की इनिशियली एक एरे बनाया मैंने जिसके अंदर 5 वैल्यूज़ मेरी इनिशियली 50,000 है, या फिर कोई भी फिक्स्ड वैल्यू 10,000 है, 20,000 है। कहाँ यूज़ हो सकता है, सैलरी में। ग्रेट, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, बहुत बढ़िया। कोई बहुत बड़ी कंपनी है, लेट से बहुत बड़ी नहीं भी है तो 10-15 लोग हैं मान लीजिए, तो उनकी सैलरी में आप यूज़ कर लो कि हाँ भाई 10 बंदों की सैलरी 50,000 है, मैं बना लेता हूँ एक एरे इस तरीके से। और क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग सैलरी फॉर 4 एम्प्लॉयज़ लेट से, np डॉट लाइन स्पेस, क्रिएट इवनली स्पेस्ड वैल्यूज बिटवीन टू नंबर्स, क्रिएट इवनली स्पेस्ड वैल्यूज बिटवीन टू नंबर्स। ओके, क्या आपको क्या चाहिए, np डॉट लाइन स्पेस 50 से 70 के बीच में, 5-5 के डिस्टेंस में। ठीक है, आई थिंक ऐसे ही करना है कि np डॉट लाइन स्पेस तो नहीं होता, इसको लीनियर स्पेस कहते हैं आई थिंक। फंक्शन का नाम मैंने गलत लिख दिया, ओह डॉट नहीं लगाना। तो इसके अंदर आप क्या बता सकते हो, दो वैल्यूज़, कि मुझे 50 से 70 के बीच में जाना है, और इनके बीच में 5-5 का डिस्टेंस होना चाहिए। या फिर देखते हैं क्या आता है। तो एरे मेरा एक बना,
कितनी वैल्यूज है इसके अंदर, 1 2 3 4 5। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, 4 कर दूँ अगर इसको, तो मेरे पास 4 वैल्यूज आएंगी। तो इसका मतलब मकसद क्या है ना, मेन इसका काम क्या है कि इन 4 वैल्यूज के बीच में बस इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। आपने कहा 50 से 70 तक जाना है, 4 एलिमेंट्स मुझे चाहिए, तो ये क्या करेगा, सबके बीच में लीनियर स्पेस रखेगा। 56 से 50 घटाओगे सेम आएगा, इस वैल्यू में से इसको घटाओगे सेम आएगा, 70 में से इसको घटाओगे सेम आएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 6.666 कुछ वैल्यू है हमारी। तो इस तरीके से वैसे कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए मुझे चाहिए था कि 5 एलिमेंट चाहिए 50 और 70 के बीच में, तो खुद से वो डिसाइड कर लेगा इसको कि 50 55 60 65 एंड 70, इस तरीके से कि इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में मुझे एरे चाहिए कि 50 मिनिमम वैल्यू होगी, 70 मैक्सिमम वैल्यू होगी, और 5 एलिमेंट्स मुझे चाहिए। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए उससे मुझे कोई मतलब नहीं, डिस्टेंस आप रखो। ठीक है, तो ये कहाँ यूज़ हो सकता है कि डिवाइड रेंज लाइक वेट ब्राइटनेस टेम्परेचर इनटू स्टेप्स, कह सकते हो आप कि किसी चीज़ को अगर आप किसी डिवाइडेड पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो किसको, लीनियर स्पेस को। हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, सही कह रहे हो आप। तो ये कुछ फंक्शंस थे हमारे एरे के, और भी फंक्शन थे क्या? ठीक है, तो ये एरे के आपको बेसिक क्रिएशन मेथड समझ में आए कि एरे बनता कैसे है नंपाई के अंदर, यस और नो? कि अगर मुझे नंपाई के अंदर कोई एक एरे बनाना हो, तो क्या आप लोग बना सकते हैं? यस, ओके। ठीक है, तो आपको क्या करना है अभी कि आपको एक एरे बनाना है जिसके अंदर क्या हो, सारी की सारी वन वैल्यूज हो, इस तरीके से कि वन 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 वन, लेट से 10 वन वैल्यूज होनी चाहिए। कैसे करोगे? 10 वन होनी चाहिए मेरे पास एक एरे के अंदर। क्या ऐसा कोई तरीका है? कल डिस्कस किया था। जैसे 0 के लिए हमारे पास जीरो है, 1 के लिए क्या होता है, कुछ होता है भी है या फिर नहीं होता है? एरे के अंदर मुझे 10 एलिमेंट चाहिए, सभी के अंदर 1 होना चाहिए। बताओ, एनीवन? एनपी डॉट वंस, कैसे हो जाएगा हमारे काम इतने से ही? क्या इतने से काम इतना इनफ है? वंस 10, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस तरीके से आपको वंस के अंदर वैल्यू देनी होगी नहीं, ठीक है, कि कितने आपको वन चाहिए, एनपी डॉट फुल 10। ग्रेट, एक और अप्रोच हो सकती है हमारे पास। ठीक है, एक और अप्रोच हो सकती है, बहुत बढ़िया। तो मैं कह सकता हूँ कि एनपी डॉट वंस एक मेथड है मेरे पास, इसके अंदर मुझे 10 वैल्यूज चाहिए। तो 10 वंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो 10 वंस मेरे यहाँ पर आ चुके हैं कि वन 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 वन, इस तरीके से। आई थिंक एरे मेथड सभी को समझ में आते हैं। अब कुछ एरे की प्रॉपर्टीज होती हैं, एरे के शेप्स होते हैं कि 1D है, 2D है, इस तरीके से। एक होता है डॉट शेप मेथड, गेट द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एरे। अच्छा, तो नंपाई आपने इंस्टॉल किया, एक एरे आपने बनाया। अगर मैं एर वन डॉट शेप लिख दूँ, पहले तो एक एरे बना लेते हैं, चलो। एर इज इक्वल टू np डॉट एरे, एक एरे बन गया मेरा। मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा एर डॉट शेप, सही सिंटेक्स है क्या? शेप के अंदर सेमीकोलंस नहीं आएंगे बट, तो मैंने लिखा एर डॉट शेप। अब 5 इसमें लिखा, 5 मतलब क्या है कि कितने एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो इसने लिखा है 5। ये कॉमा क्यों है? अभी थोड़ा सा वेट करो, भी समझते हैं कि यहाँ पे कॉमा क्यों है, कॉमा के बाद भी एक वैल्यू आती है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए समझो, अगर मेरे पास सिर्फ एक इस तरीके का एरे है, उसके अंदर मेरे पास क्या बताता है कि कितने एलिमेंट्स इसके अंदर एक्चुअली प्रेजेंट है। 5 है तो उसने 5 बता दिया। दिस मीन्स इट्स अ 1D array with 3 elements। तो इसका क्या मतलब है कि दिस इज अ 1D array with 5 elements। ठीक है, 1D arrays क्या होता है, 2D arrays क्या होता है, ये समझते हैं। व्हाट आर 1D arrays? ठीक है, ग्रुप पे तो नहीं, मैं यूट्यूब के अंदर अपलोड करूँगा, ग्रुप में अपलोड करने से वीडियो क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी उसकी। कहाँ पे जाएंगे? क्या कहा मैंने आपसे, क्या कह रहा था मैं एक्चुअली आपसे, हाँ, एरेस के बारे में, कि 1D एरेस क्या होते हैं। 1D एरे से मेरा क्या मतलब है, वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, वन डायमेंशनल एरे। एरेज की डायमेंशंस भी होती हैं, 1D 2D 3D 4D। ठीक है, कैसे होती हैं? 1D एरे बस जो आप अभी तक बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड 1D एरे, 3 4 5। अब 2D एरे क्या है फिर, अगर ये 1D एरे था तो
तो 2D एरे भी कुछ नहीं है। 2D एरे के अंदर आपके पास क्या होता है, बस दो एरेस कंबाइंड रहते हैं, इसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल। ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यूज को स्टोर करते हो, जैसे मैट्रिक्स में आप करते थे ना कि 1 2 3 4, यहाँ पे बस रोज एंड कॉलम्स इंट्रोड्यूस आप करते हो। तो इसी के नीचे आपका एक और एरे आ जाएगा इस तरीके से कि 5 6 7 8। ठीक हो गया। ये टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे क्यों है, क्योंकि मैंने दो एरेस को कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स आपको लग रहा होगा, मैट्रिक्स आपने पढ़ी होगी 12th के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 एक एरे, 5 6 7 8 ए हमारे पास एक एरे, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस बस इतना सा होता है, वेट, डिफरेंस बस इतना सा है कि ये दोनों एक के ही अंदर होते हैं, एक एरे के अंदर ये दोनों एरे हैं, बस ऐसा समझो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 2D एरे। अब मैं इसमें यहाँ पे कॉमा भी लगाना पड़ेगा करेक्ट सिंटेक्स के लिए। ठीक है, अगर मैं 3D की बात करूँ तो एक एरे में इसके नीचे और इंट्रोड्यूस कर दूंगा, 4D मतलब एक और इंट्रोड्यूस कर दूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है एक रोज का, एक कॉलम्स का। ठीक है, और रोज क्या होती है, ये जो हॉरिजॉन्टली निकल रही है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज वन रो, इसके नीचे एक और रो है। कॉलम्स क्या होता है, इस तरीके से जो वर्टिकली जा रहे हैं, तो 1 2 3 4 कॉलम्स हैं एंड 2 रोज हैं। और ये जो इंडेक्सेस आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से, तो रोज एंड कॉलम्स के नंबर भी जीरो से स्टार्ट होते हैं। इनको एक्सेस करना तो आसान है, 0 1 2 3 4 बस। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कैसे एक्सेस करना है एलिमेंट्स को। तो मेरे पास इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एक एरे के अंदर है, और नीचे वाले एरे के अंदर भी मेरे पास 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो मैंने कहा कि मेरा जो एरे, जो मतलब रो एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट होता है, वो जीरो से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। तो अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो मुझे दो चीज़ें देनी होती हैं, एक रो और उसके साथ उसके कॉलम की वैल्यू, रो एंड कॉलम। मतलब रो एंड कॉलम मतलब कि कौन सी रो पर है, कौन से कॉलम पर है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो कौन से रो पे है, फर्स्ट रो पे है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, सिमिलरली कौन से कॉलम पे है, फर्स्ट कॉलम पे है, लेकिन अगेन इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होगी, तो इसका इंडेक्स होगा 0 0, जीरोथ रो जीरोथ कॉलम। अगला एलिमेंट जीरोथ रो फर्स्ट एलिमेंट, इस वाले की बात कर रहा हूँ। इसका अगला एलिमेंट, रो तो मेरी सेम ही है, बस कॉलम चेंज हो रहा है ना, कॉलम अब मैं सेकंड कॉलम में आ गया। सेकंड में क्यों आया, क्योंकि मेरा कॉलम जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो थ्रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से। अच्छा, अगर मुझे अगले वाले को एक्सेस करना हो तो अगले वाले में क्या रहेगा, अगले वाले में ऐसा रहेगा 0 5 0 6, कैसा रहेगा, कल बता दिया था, आई नो, कल बता दिया था, बिल्कुल बता दिया था, लेकिन आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग देने के लिए इसमें कैसे होगा बताओ। मैंने कहा रो नंबर कॉलम नंबर, रो नंबर जीरो कॉलम नंबर जीरो इक्वल्स फर्स्ट एलिमेंट, रो नंबर जीरो कॉलम नंबर फर्स्ट इक्वल्स टू, रो नंबर जीरो कॉलम नंबर टू इक्वल्स थर्ड एलिमेंट, दिस। तो इस नीचे वाले एरे के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसी तरीके का एक स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, हाउ विल यू एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट दिस। 1 0 1 1 1 3, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, अब हम कॉलम में कौन से आ गए, सॉरी रो में कौन सी रो में आ गए, फर्स्ट रो में आ गए, क्योंकि इस रो का काम तो हो गया ना हमारा, इस वाली रो का काम हो गया फर्स्ट वाली का। अब आ गए हम फर्स्ट रो में, मैंने इसका क्या नाम दिया था, जीरो रो, इसका नाम दिया था फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो कॉलम तो लेकिन 5 के लिए जीरो ही रहा ना, ये तो जीरो कॉलम है, ये जो वर्टिकली गया ये तो जीरो कॉलम है ना, तो ये जीरो कॉलम है। अब मेरी रो सेम रही, कॉलम चेंज हो गया, रो सेम रही, कॉलम चेंज हो गया, रो सेम रही, कॉलम चेंज। इस तरीके से आप 2D या फिर 3D एरेज के इंडेक्सेस को एक्सेस कर सकते हो। अगले में क्या हो जाएगा, बस रो की वैल्यू टू हो जाएगी, 2 0 2 1 2 2 2 3, इस तरीके से। तो ये 2D एरेज का कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, तो 1D एरे के, तो 1D एरे के अंदर बहुत आसान है। अगर मैं ऐसा लिख दूँ कि एरे जीरो, तो ये वन डायमेंशनल एरे है, तो कोई एरर नहीं आएगा, मुझसे कहेगा कि इंट 64, इंट 64 क्या है, ये समझ लो कि 64 बाइट्स का हमारे पास एक इंटीजर है। ठीक है, इसके अंदर क्या है हमारे पास, वैल्यू वन, ये जीरो था, नेक्स्ट पे कौन सी वैल्यू है, वन। अब हम बनाएंगे 2D एरेज, आई थिंक 2D एरे बना रहे हैं। 2D एरे कैसे बनता है, बहुत सिंपल है, np, अच्छा एक एरे के अंदर स्टोर करते हैं एर बन करके, np डॉट एरे। अब देखो मैंने कहा था दोनों जो है, पहले चलो दो मैं एरे बनाता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। 5 वैल्यूज ये आए, इसी के साथ में 5 वैल्यूज और ले आते हैं। ठीक है, लेकिन ये दो अभी भी क्या है ना, अलग अलग एरेज है, एक एरे ये है, एक एरे ये है, इन दोनों को एक एरे के अंदर कंबाइन करना है। तो कैसे कर सकते हो, इस पूरे को सेलेक्ट करो,
और स्क्वायर ब्रैकेट्स एक और लगा दो बस। तो ये अब बन चुका है हमारा एक 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, अगर इसको मैं प्रिंट करूँ अभी AIR1, तो आपको एक एरे दिखाई देगा, जो कि नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जुपिटर नोटबुक को, पाईचार्म को यूज़ करने का यही फ़ायदा है। आपको बस एक बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिल गई यहाँ पे, जो मैं आपको समझा रहा था एग्जैक्टली वही चीज़। देखो कि 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज इंटू 5 कॉलम्स का हमारा 2 बाई 5 की एक मैट्रिक्स है। जीरो से मेरी रो स्टार्ट हो रही है, ये मेरी 0 1, और जीरो से मेरा कॉलम स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 4। ठीक है, ये इंडेक्सेस है बस। ठीक है, ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स है। एक्चुअल वैल्यूज़ कहाँ पे है? इसके अंदर 1 2 3 4 इस तरीके से। तो किसी भी एलिमेंट को एक्सेस मैं कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? लेकिन मैं कहूँगा एर, इसका नाम क्या है? AIR1 है। तो AIR1 का जीरोथ रो पे जीरोथ एलिमेंट, मैंने क्या कहा? जीरोथ रो पे और जीरोथ कॉलम पे जो एलिमेंट है, जीरोथ रो ये है, जीरोथ कॉलम ये है, तो इस पे मेरा ये एलिमेंट आना चाहिए 1। क्योंकि जीरोथ रो पे भी यही है, जीरोथ कॉलम पे, इन दोनों पे कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? ये एलिमेंट इंटरसेक्ट करता है, तो 1 आना चाहिए। तो आ गया 1। सिमिलरली अगर मुझे इस 4 को एक्सेस करना हो लेट से, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा बताओ? ये नीचे वाला 4, हाउ विल आई एक्सेस दिस? वैसे तो देख के विजुअल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है हमारे पास, बट स्टिल बताओ इसको कैसे एक्सेस करूँगा? जो मेरा 4 है, जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी, इसको मैं कैसे एक्सेस करूँगा? Looking for your answers. 1 3 1 2, let's say, let's see few more answers। तो 1 3 वाले बहुत लोग हैं, चलो देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो ये मेरा नीचे वाली रो में है, तो इसका मतलब हो गया जीरोथ रो फर्स्ट रो। ठीक है, फर्स्ट रो में तो आना ही आना है। अब कॉलम की बात कर लेते हैं, जीरोथ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि एरे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो दिस शुड गिव एन एरर। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि वो एरे 1 है। ठीक है, तो इसने कहा मेरे पास कौन सी वैल्यू है यहाँ पर? 4। अच्छा, अब मेरा एक डाउट है यहाँ पे। अब मेरा क्या डाउट है? अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि भाई AIR1 0, बस 0, तो क्या लगता है आपको क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? एरे को देख लो ध्यान से, ये रहा आपके सामने एरे। जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा है, क्या बात है? लेकिन दिख ही रहा है आपको एरे स्टिल। क्या होगा इससे बताओ? मैंने सिर्फ रो की वैल्यू दी इसको, कॉलम की वैल्यू दी ही नहीं, सिर्फ रो की वैल्यू प्रोवाइड की। तो क्या होगा इस केस में कि जब आप सिर्फ रो की वैल्यू दे रहे हो, सेकंड आर्ग्यूमेंट दिया ही नहीं? क्या लगता है आपको? नो आंसर्स, बताओ क्या लग रहा है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन में, 7 करोड़ के लिए रो प्रिंट में भी ओके। बस तुक्का लगाना है यार, क्या हो गया? तुक्का तो लगा ही सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि मैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर हाथ डाल के आपको पकड़ लूंगा। ऐसा तो मैं नहीं कर सकता हूँ ना। एरर एरर 1। लेट्स सी, इसको रन करो। तो मेरे पास एक रो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, मैंने कहा सिर्फ जीरो थ्रो, तो जीरो थ्रो के अंदर मैंने कॉलम स्पेसिफाई नहीं किया, तो पूरी की पूरी रो प्रिंट हो जाएगी मेरी। ठीक है, और अगर मैं इसको 1 कर दूँ तो 1 पे भी मेरे पास एरर नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट रो भी अवेलेबल है। आउटपुट सेम रहेगा क्योंकि मेरी दोनों की दोनों रोज अभी सेम है। लेकिन अगर मैं इसको 2 कर दूँ, तो फिर कहेगा कि भाई साहब आउट ऑफ बाउंड्स है, ये जो हरकत कर रहे हो आप, ये ना करें। ठीक हो गया? आई थिंक समझ में आ गया होगा 2D एरेस का कॉन्सेप्ट। क्या 2D एरेस क्लियर है? 2D एरेस क्या आपको समझ में आते हैं? ठीक है, अब 3D एरेस, 4D एरेस, कुछ भी हो आप कर सकते हो रोज एंड कॉलम्स की हेल्प से। दिस मीन्स इट्स अ 2D एरे विथ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब रियल लाइफ क्यों क्या हो सकता है इसका रियल लाइफ यूज? कि शेप, अच्छा शेप हमने देख लिया ना। अच्छा, इसके ऊपर शेप लगा के देखते हैं। किसके ऊपर? पूरा कॉलम प्रिंट कराना, पूरा कॉलम प्रिंट कराना हो तो नॉट श्योर कि कैसे होगा। पूरा कॉलम, पहले इसका शेप देखते हैं, चलो फिर देखते हैं कैसे होगा। अगर मैं AIR1 डॉट शेप लिखूँ, तो 2 रोज 5 कॉलम्स। ठीक है, कि ये हमारा पहले वाला रोज है, इसके बगल में कॉलम्स है, 2 रोज एंड 5 कॉलम्स। अब आपने कहा अगर पूरा का पूरा कॉलम प्रिंट करना हो, कहाँ गया हमारा एरे? एरे 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 एरे, दिस।
सो आपने कहा पूरा का पूरा कॉलम प्रिंट करना हो, ग्रेट क्वेश्चन बाय द वे। पूरा का पूरा कॉलम कैसे प्रिंट कर सकते हैं? अगर मैं 0 1 लिखूँ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें। इसको आप लोग फिगर आउट करो, क्या कोई ऐसा तरीका पॉसिबल है या फिर नहीं है? ठीक है तो शेयर करो प्लीज़। और विनायक हैज़ आंसर, लेट्स सी। अगर मैं रो में कुछ ना दूँ बट कॉलम में मैं कह देता हूँ कि 3, तो थर्ड कॉलम पे मेरे पास क्या, तो यहाँ पे रेड हो गया अरे, तो थर्ड कॉलम पे मेरे पास है 4 4। इनवैलिड सिंटैक्स इज नॉट वैलिड। ठीक है, मुझे भी लगा था हो जाएगा बट अनफॉर्चुनेटली पाइथन डेवलपर को पकड़ते हैं। पाइथन डेवलपर को नहीं, नमपाई डेवलपर को। ठीक है, बदमाशी कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इनका यूज़, देखते हैं 2D एरेज का। मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स को आप स्टोर कर सकते हो कि 2 सब्जेक्ट्स और 3 स्टूडेंट्स, इस तरीके से। किस तरीके से कि 2 सब्जेक्ट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं लेट्स से, तो कैसे स्टोर कर सकते हो कि यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम। आपने देखा होगा अपने रिजल्ट्स के अंदर कैसा आता है, 2D एरे तो होता है वो, 2D या फिर जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं उतने डी एरे, वो चीज़ होगी आपकी। एरे प्रॉपर्टीज एंड शेप्स, तो आपके पास एरे हो सकते हैं मल्टीपल डायमेंशंस के। ठीक है, चेक हाउ मेनी डायमेंशंस, किस तरीके से, एयर वन डॉट एंडिंग, एंडिंग आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एयर वन डॉट एंडिंग, एंडिंग से क्या होता है, nth डायमेंशन। ठीक है, nth डायमेंशन, तो कह रहे हैं कि कितने डायमेंशन है, 2 डायमेंशन से हमने बनाया ना इसको। 2D एरे तो बनाया है, इसके अंदर 2 डायमेंशन है बेसिकली। अगर 3D एरे बना देता तो 3 डायमेंशन हो जाती। कैसे, यहाँ पे कॉमा लगाओ, को पायलट से सजेशन लो, शिफ्ट एंटर करो, और अब यहाँ पर आओ एयर वन डॉट एंडिंग के अंदर, तो मुझे क्या हो गया भाई, एयर वन डॉट एंडिंग, स्टिल मुझसे ये 2 क्यों कर रहा है। नाउ आई हैव 3 रोज, एयर वन इक्वल एन पी डॉट एरे दिस रन नहीं हुआ था क्या? रन तो हो चुका है भाई, क्या दिक्कत है? क्या गलत कर रहा हूँ मैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 रोज है मेरे पास, बट स्टिल मुझसे कह रहा है ऐसे। देखते हैं, चलो एक न्यू एरे बना के देखता हूँ। एन पी डॉट एरे, जिसके अंदर एक एरे के अंदर 3 एरेज होंगे। ठीक है, एसोसिएशन दे रहा है, समझ गया मेरी बातों को, सुन भी रहा है क्या बातों को? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेट्स सी। अगर मैं एयर टू को प्रिंट करने की अपेक्षा करूँ तो मेरा, देख रहे हो आप, 0 1 2 0 1 2 3 4 5, तो एयर टू डॉट एंड में क्या आना चाहिए? 2 क्यों दे रहा है यार, व्हाट इज दिस? डेटा ओवर हो रहा है, ओके। तो इसके अंदर थे हमारे पास 3 डायमेंशंस, बट स्टिल दिस इज 2 डायमेंशंस। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये 2 डायमेंशंस मुझे क्यों बता रहा है? ठीक है, आउटपुट में 2 डायमेंशंस क्यों आ रही है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर डिस्कस करते हैं क्लास में, है ना। जनरल अब देख, हमें देखने से तो पता चल रहा है कि इसके अंदर 3 डायमेंशंस है, क्योंकि 3 एरेज है इसके अंदर, देखो 1 2 3, बट स्टिल देखते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होगा। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। एंडिंग हमने देख लिया है, एयर वन डॉट एंडिंग हमने देख लिया। नोइंग द डायमेंशंस हेल्प्स डिसाइड हाउ टू लूप थ्रू और विजुअलाइज योर डेटा, क्योंकि डायमेंशन से आपको पता चल जाता है कि आपको एक्चुअली अब किस तरीके से इसको यूज़ करना है। 1D मतलब सिंगल लिस्ट ऑफ वैल्यूज, 2D एरेज मतलब रोज एंड कॉलम्स, 3D मतलब समटाइम्स यूज्ड इन इमेजेस और वीडियो डेटा, मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा का स्टोर करना हो तो 3D प्लस एरेज आप यूज़ करते हो। डॉट डी टाइप, चेक द डेटा टाइप ऑफ द एलिमेंट्स, डी टाइप वर्क करना चाहिए। डी टाइप मतलब डेटा टाइप बेसिकली। एयर टू डॉट डी टाइप, आई थिंक इंट 64 आना चाहिए। तो मेरे पास क्या है, इंट 64, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या है, सारे के सारे वैल्यूज इंटीजर है और सभी 64 बिट वैल्यूज हैं। ठीक है, इंट 64, इट टेल्स द टाइप ऑफ नंबर इनसाइड द एरे, इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग कुछ भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन सिमिलर होना चाहिए। अगर अलग अलग भी स्टोर करोगे एरर नहीं आएगा, बट फिर उस चीज़ का पॉइंट क्या है ना, हमने क्या कहा था कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस, तो फिर अगर इसका यूज़ ही नहीं करोगे तो फ़ायदा क्या। हेल्प्स अवॉइड कैलकुलेशन एरर्स, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल प्राइसेस मे बी इन द फ्लोट बट रोल नंबर इन इंटीजर, तो आप यूज़ कर सकते हो बेसिकली। साइज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर मैं ऐड टू डॉट साइज करूँ तो क्या मेरे पास किसी का माइक ओपन हो गया एंड बहुत तेज ओपन हुआ, सीधे कान पे बजा। ऐड टू डॉट साइज करूँ तो इसने कहा 15 एलिमेंट्स, ओके, तो पूरे मिला के जितने एलिमेंट्स हैं वो आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। पूरे एलिमेंट्स गिनोगे तो 5 रोज 3 कॉलम्स, तो 5 × 3 15। अब या फिर एक एक करके गिन भी लो उनको, 1 2 3 4 5 6 15 ही आने वाले हैं, ठीक है। तो साइज से आपको साइज पता चल जाता है। क्विकली नो हाउ मेनी वैल्यूज आर स्टोर्ड, बहुत सिंपल है। अब इन ऑपरेशंस को भी आप कर सकते हो, जैसे हमने देखा। कैसे हमने देखा कि मान लीजिए मेरे पास एक एरे था, जो हमने स्टार्टिंग में प्रॉब्लम देखी थी ना, कि सबके मार्क्स में 5 5 वैल्यू इंक्रीज कर दो। मैंने कहा मार्क्स एन पी डॉट एरे, अरे भाई अरे, एक सिंगल एरे चाहिए मेरे को, सिंगल एरे, 1 2 3 4 5। ये कुछ मेधावी छात्रों के मार्क्स हैं, लेकिन इन सभी के मार्क्स में मुझे 5 5 और ऐड करना है, तो मैं कहूँगा मार्क्स प्लस 5, इसमें एरर नहीं आएगा। हर वैल्यू में मेरा 5 ऐड करके दे देगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो ये है नंपाई एरेज को यूज़ करने का आपका फ़ायदा। आई होप आपको समझ में आया होगा इसके बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट्स समझ में आए? अगर आए तो एक बार 1 लिख दो।